उसका जो विषय है वो है हाउ टू रेज फंड्स फॉर एमएसएमई एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सीएस। और उस पे उद्बोधन के लिए हमारे साथ हमारे बीच हैं मिस्टर ईशान व्यास जी। सर, मैं आपका इंदौर ब्रांच की ओर से बहुत स्वागत करता हूं। और शुरू करने के पहले मैं सर का एक परिचय देना चाहूँगा। सर इज करंटली हेड ऑफ ग्रोथ ऑफ एनआईआरए। एनआईआरए इज एन इंडियन कस्टमर फाइनेंस बिजनेस ऑफरिंग स्मॉल टिकट लोन्स to low income salary individuals. Sir launched two startups in the past and has raised multiple rounds of VC money. His second company, Instacar, was also part of Techstars, a leading accelerator from the US. Sir is extremely passionate about solving problems and building organizations for scale through clear and uncluttered thinking and rateless executions. So once again, I welcome you, sir, and request you to please enlighten us with your knowledge. Over to you, Ishan, sir. Sure. Hi everyone. सो सेशन थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखते हैं। अगर आप लोगों को बीच में भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ हो तो आप बीच बीच में पूछ सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने 2010 में अपना पहला बिजनेस 21 की एज में था और मैं बैंगलोर में रहता था। वहां से इंदौर शिफ्ट होकर मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कंपेरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव थी। हाँ, कुछ कॉस्ट इफेक्टिवनेस में आपको बहुत क्लियरली समझा देता हूँ क्योंकि हम लोग अभी भी बिजनेस बैंगलोर में भी करते हैं। यहाँ पे रेंटल सस्ता था, यहाँ पे मैन पावर सस्ता था और हमको ऐसा लगा कि यहाँ हम बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो भी कर पाएंगे एज कम्पेयर टू कि हम बड़े शहर में रह के ज्यादा बड़ी कंपनी से कम्पीट करें। तो मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस काफी अच्छा भी चल रहा था। उसके बाद में 2016 में मैंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट करा, इंस्टाकार, जहाँ पे हमने वीसी फंड रेज करा। कुछ चैलेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोगों को यहाँ पे आए थे उस टाइम वीसी फंड रेज करने में पहला चैलेंज ये था कि इंदौर में कोई इन्वेस्टर्स है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी पैसा रेज करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे बैंक्स के अलावा कोई सेकेंडरी मीडियम अवेलेबल नहीं है फंड रेज करने का, क्योंकि यहाँ की कंपनीज जो हैं वो यहीं पे इंदौर में ही रहती हैं और बॉम्बे या बैंगलोर या दिल्ली ट्रैवल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है रेगुलर बेसिस पे। तो फंड रेजिंग इंदौर में कंपैरेटिवली कम होती है। आपने पिछले 2-3 साल में देखा होगा काफी लोगों ने फंड रेज करना चालू कर दिया, लेकिन उसके पहले 2016-17 तक यहाँ पे फंड रेज बहुत कम होता था। स्पेसिफिकली वीसी सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा कम होता था क्योंकि यहाँ पे जो मतलब इस रीजन में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रोइंग बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक है। फिर भी हम लोगों ने फंड रेज करा। उसके बाद में बॉम्बे भी लॉन्च करा, बैंगलोर भी लॉन्च करा और फिर कंसिस्टेंटली बिजनेस कर रहे थे। जो एमएसएमई के लिए फंड रेज करना रहता है उसमें कई सारी प्रोसेसेस या चीजें करनी रहती है बीच में, जहां पे कि बहुत सारी कंपनीज रेडी नहीं रहती। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपनीज में ये रहता है कि उनके कंप्लायंसेस क्लियर नहीं रहते। लोग अपने कंप्लायंसेस टाइम से नहीं करते हैं, इसलिए जब वीसीज उन बिजनेसेस को देखते हैं तब वो बिजनेसेस को कंप्लायंस के कारण छोड़ देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लायंसेस सारे बराबर होंगे तो आपके पास में वीसी फंड रेज करने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ जाती हैं। कई सारे लोग कभी वीसी से अप्रोच ही नहीं करते हैं और क्योंकि वो अप्रोच ही नहीं करते हैं इसलिए वो फंड रेज भी नहीं कर पाते हैं। मतलब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, क्योंकि हमने बिजनेस ग्रो भी करा और शायद पहले कई सालों तक हम लॉस में ही बिजनेस रन कर रहे थे। तो जब ऐसे बिजनेसेस जो बहुत अर्ली स्टेज पे रहते हैं उनको बैंक भी फंड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता क्योंकि वो बिजनेसेस सब लॉस मेकिंग है। वीसीज के साथ में एक एडवांटेज ये रहता है कि वो जब आपके साथ में पार्टनर अप करते हैं तो वो आपके लॉस में भी उतना ही पार्टनर अप करते हैं और लाइबिलिटी एज एन इंडिविजुअल आपकी बहुत कम हो जाती है। जो कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो यूजुअली आप कोलेटरल दोगे और कोलेटरल देने के बाद में ही आप फंड रेज कर पाओगे बैंक से। वीसीज के साथ में वैसी कोई सिचुएशन नहीं है। वो आपके बिजनेस पोटेंशियल को देखते हैं और बिजनेस पोटेंशियल को देख के आपको फंड करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। कई सारे बिजनेसेस जो वीसीज को रीच आउट करते भी हैं, एसएमईज या एमएसएमईज, उनके साथ में कई सारे मल्टीपल चैलेंजेस ये आ जाते हैं कि या तो वो प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो वीसी मतलब तो जैसे यूजुअली जो बिजनेस में फंड रेज करने का तरीका रहता है वो ऐसा रहता है कि अगर मैंने अभी फंड रेज करना आज से चालू करा है तो मुझको अगले 6 महीने तक बहुत ही एग्रेसिवली फंड रेज करना पड़ेगा, क्योंकि वीसीज को एक बार ये समझ में आ जाता है कि जब ये कंपनी फंड रेज के लिए मार्केट में आई है तो ऐसा नहीं हो कि फाउंडर्स फंड रेज कर ही ना पाए। वो यूजुअली 2 से 3 महीने होल्ड करना चाहते हैं कि कितने लोग आपके अराउंड इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहुत सारे फाउंडर्स जो इंदौर में मेरे भी दोस्त हैं,
वो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं और बीच में ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। तो अगर जैसे आप एमएसएमई या एसएमईज हैं और फंड रेज करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत क्रिटिकल रहेगी कि आप कम से कम 6 महीने से 8 महीने का टाइम लें और कंसिस्टेंटली जितने भी वीसीज अवेलेबल हैं उन सबसे बात करें। कई बार ऐसा होगा कि रिजेक्शंस मिलते हैं, लेकिन रिजेक्शन से कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमको रिजेक्शन आ गया, या कहीं स्टेज उनका बहुत मैच्योर भी हो जाता है, टर्म शीट तक भी आ जाता है और उसके बाद में भी उनको रिजेक्शन आ जाता है, तो वो डिमोटिवेट होकर पूरी प्रोसेस ही बंद कर देते हैं। जबकि ऐसा ना करते हुए कंसिस्टेंटली फंड रेज करना चाहिए। आप लोगों के सामने कई सारे एग्जांपल्स होंगे मध्य प्रदेश में जिन्होंने अच्छा फंड रेज करा है और बड़ा फंड रेज करा है। सो एमएसएमईज के लिए सबसे क्रिटिकल डे वन पे रहता है कि वो अपने कंप्लायंसेस हमेशा मेक श्योर करें कि उनके कंप्लायंसेस ऑन पॉइंट रहे। दूसरी चीज ये कि जब भी उनको फंड रेज करना हो तो बैंक से ज्यादा प्रेफरेंस उनको इक्विटी फंडिंग जो कि वीसीज के थ्रू रहती है उस पर फोकस करना चाहिए। उस फंड में दो एडवांटेज है, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी और आपको सफिशिएंट फंड हमेशा बैक टू बैक मिलता जाएगा। बैंक के साथ में आपका हमेशा ये लिमिटेशन रहेगा कि आपका कोलेटरल की जो वैल्यू है उससे ज्यादा आप कभी लोन एक्सीड नहीं कर पाएंगे। यूजुअली जब वीसीज फंड करने में इंटरेस्टेड भी रहते हैं तो वो ऐसी कंपनीज में फंड करने में इंटरेस्टेड रहते हैं जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हो और कंसिस्टेंटली 10 से 20% मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रही हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको वीसी को देने के लिए जब भी आप वीसी से बात करें तो एक मंथली ईमेलर लिस्ट बना लें जिसमें आप ये कर लें कि जो जो भी आपका इस महीने का अपडेट था वो हर महीने की 1 तारीख या 5 तारीख को आपके जितने भी वीसी इंटरेक्शंस चल रहे हैं अगर आप सबसे शेयर करते रहोगे तो वीसीज एक्टिवली फोकस करते हैं ये पढ़ने पे कि कौन सी कंपनीज ग्रो कर रही हैं और वो किस कारण से ग्रो कर रही हैं, और अगर उनको इमीडिएटली इंटरेस्ट आ जाता है तो वो इमीडिएटली फंड इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो जाती है। इसलिए हमेशा कंसिस्टेंसी बना के रखें कि आप जितने भी वीसी से बात कर रहे हैं उन सबको हमेशा एक्टिवेट करके रखें अपनी मंथली अपडेट्स देके। तीसरी चीज ये कि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ बड़े वीसी फंड से ही पैसा रेस करना है और अगर वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम फंड रेस नहीं करना चाहते। लेकिन अभी की तारीख में इंडिया में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं, जैसे इन्फोसिस का फैमिली फंड है, टाटा का फैमिली फंड है, कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो महिंद्रा का फैमिली फंड है जो कि फैमिली फंड से एज एन इंडिविजुअल फैमिली बिजनेसेस मतलब फैमिली बिजनेसेस हैं जो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। ऐसे फंड्स को अप्रोच करना भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उनके साथ में दो आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट दे देंगे। दूसरी चीज है कि कई बार आपका स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे सकता हूँ। एथर करके एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उन्होंने फंड रेज करा है हीरो से और महिंद्रा से। अब उनको एडवांटेज ये मिल रहा है कि उनका पूरा फैक्ट्री एक्सेस, उनके साथ में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरिंग की और सेल्स का पॉइंट ऑफ सेल ऑप्शन, उनको तीनों चीजें मिल गई। तो फैमिली फंड में आपको ये एडवांटेज हो जाता है कि आप उनके बिजनेसेस से क्रॉस करके भी आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। सो इसलिए वीसी फंडिंग पे ज्यादा फोकस करा जाए कंपेयर टू बैंक, और हमेशा एग्रेसिवली आप इस चीज पे फोकस करें। आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस हैं बीच में, कुछ स्पेसिफिकली अगर जानना हो जो मैं बता पाऊँ? किसी के कोई भी सवाल है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हाँ, आप लोग अगर पूछते जाएंगे तो मुझको बताने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि कई बार मैंने सुना भी है कि लोग ट्राई करते हैं फंड रेज करने का लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आप पूछ सकते तो हैं। थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स के बारे में, और जब फंड लेने जाते हैं हम लोग जनरली किसी भी एज एन स्टार्टअप, तो कंपनी क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं प्रैक्टिकली जो हमें फेस करने को आती है, और मंथली एमआईएस में क्या चीजें हैं जिससे हमें ध्यान रखना चाहिए, और ड्यू डिलिजेंस पर्पज से हमें क्या चीजें देखना चाहिए, थोड़ा सा मतलब उस पर अगर आप इनलाइट करेंगे फिर किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है, सो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। श्योर श्योर। सो जैसे मैं आपको पहले ड्यू डिलिजेंस का बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि मतलब ऑब्वियसली सारे सीए सारे कंपनी सेक्रेटरीज हमको कंप्लायंस कैलेंडर देते हैं, ईयरली कैलेंडर हमारे पास में आता ही है हमारे सीए से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंटरप्रेन्योर्स उनको बहुत लाइटली लेना चालू कर देते हैं कि कंप्लायंस नहीं भी अगर हमने फुलफिल करे तो काम चल जाएगा। यूजुअली वीसीज को ऐसे बिजनेसेस में, या कोई भी इन्वेस्टर होगा, अगर हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो कि अपने कंप्लायंसेस टाइम से पूरे करते हैं। कई सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि
AGM जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपलसरी चीज रहती है, उसको सिर्फ वो पेन एंड पेपर पे करके ही खत्म कर देते हैं, ना तो उनके यहाँ नोटिस जाते हैं टाइम से, ना उनके यहाँ और कोई कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली होता है। बोर्ड मीटिंग्स करना आजकल क्वार्टरली कंपलसरी हो चुका है। तो ये सब छोटे छोटे जो कंप्लायंसेस हैं, टैक्स के पेमेंट टाइम से करना, TDS के पेमेंट टाइम से करना, ये सब कंप्लायंसेस जो हैं, अगर आपके ये सब कंप्लायंसेस टाइम से नहीं हो रहे हैं तो VCs उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसी कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि वो जैसे ही आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपके कंप्लायंसेस 100 गुना से और बढ़ जाएंगे। अगर आपका FDI इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो आप कई सारी दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और अगर आप इनिशियली ही कंप्लायंस चेक नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ पे चैलेंज आएगा ही। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पे जो भी फाइलिंग होती है वो सब कंपलसरीली करना चाहिए, उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम लोग जो फाइनल स्टेज पे जाके रिजेक्ट होते हैं वो ड्यू डिलिजेंस में ही होते हैं, और ड्यू डिलिजेंस में भी उनका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि वो कंप्लायंसेस में बहुत वीक है। सो ये प्राइमरी रीजन रहता है ड्यू डिलिजेंस का। ड्यू डिलिजेंस में उसके अलावा और कुछ यूजुअली आता नहीं है। आपने जो VC को पिच करा होगा वही सब आपकी बैलेंस शीट्स या बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा, तो यूजुअली डॉक्यूमेंट सेम ही है। जो आप VCs को बोल रहे हैं, अगर आप एग्जैचुरेट करके बोल रहे हैं कि हम ज्यादा रेवेन्यू करते हैं, बाद में आपकी बैलेंस शीट में कम निकलता है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। वैसा कभी भी ना करें। जो आप VCs से बात कर रहे हैं वही आपकी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। यूजुअली मैंने ऐसा देखा है, छोटे शहरों में कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि टैक्स बचाने के लिए या कई सारे दूसरे रीजन से अपनी बैलेंस शीट या कंपनीज में बुक्स में फ्लो ना करते हुए वो या तो मल्टीपल कंपनीज ओपन कर लेते हैं या मल्टीपल प्रोप्राइटरशिप कर लेते हैं। यूजुअली अगर आप VC बिजनेस या बड़ा बिजनेस बनाना चाह रहे हैं तो एक सिंगल एंटिटी में ही सारा बिजनेस करें। उससे आपको ये एडवांटेज होगा कि जब VC आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तब वो एक सिंगल बैलेंस शीट में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आपने बिजनेसेस मल्टीपल एंटिटीज में बना रखे हैं तो VCs ऐसे बिजनेसेस में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि फिर आपको पहले उनका एक्विजिशन करवाना पड़ेगा। एक्विजिशन करवाने के बाद में और सारे कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे। तो VCs ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक सिंगल एंटिटी हो जहां पे हम आए, इन्वेस्ट करें और वहीं पे पार्टनर बने। ये तो हो गई ड्यू डिलिजेंस की बात। दूसरी चीज ये कि आपने पूछा था मंथली MLR और MIS में क्या क्या रखें। MIS में जो आपकी प्राइमरी KPIs रहती हैं, मोस्टली सारे बिजनेसेस की प्राइमरी KPI उनकी सेल्स रहती है। कुछ सॉफ्टवेयर बिजनेसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रहा है, या इंजीनियरिंग बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो थोड़े टाइम तक अपनी MIS प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अराउंड कर देंगे। अदरवाइज उनका प्राइमरी KPI लेट से, जैसे अगर आपके बिजनेस का है कि आप डेली नंबर ऑफ सेल कितनी करते हैं या मंथली सेल कितनी करते हैं, तो मंथली सेल आपके MIS में जाना चाहिए कि ये हमारा प्राइमरी नंबर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने सारे नंबर्स ही आउट कर दें कि हमने इतने रुपए का रेवेन्यू करा, लेकिन लेट से जैसे E-कॉमर्स वेबसाइट है तो उन्होंने इस महीने कितने प्रोडक्ट सेल करे, ये उनका प्राइमरी KPI रहेगा। अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपका प्राइमरी KPI है वो उसमें बहुत अच्छे से रहना चाहिए। क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो कई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोविड से अफेक्टेड हैं। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे कोविड का, या फाइनेंस इंडस्ट्री में कोविड का काफी इम्पैक्ट आ रहा है। तो उनको कोविड के अराउंड भी अपनी, अगर उनकी कोई बहुत स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी चल रही हो या कोई व्यूज हो, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को बताना चाहिए कि हम इस तरीके से सोच रहे हैं, इस तरीके से मार्केट में शिफ्ट आ रहा है, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट मंथ की, बेस्ड ऑन के लास्ट मंथ हमारे साथ में क्या हुआ। कई बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, जैसे से बारिश तेज हो गई, उस कारण से आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, या कोई भी और सेकेंडरी रीजन जिस कारण से आपके बिजनेसेस अफेक्ट हो गए। जैसे डिजिटल बिजनेसेस में ऐसा होता है, अगर आप लोग ऐप बेस्ड बिजनेस करें, मोबाइल ऐप बेस्ड, तो कई बार ऐसा होगा कि गूगल ने आपकी ऐप टर्मिनेट कर दी या आपको ऐप पे ज्यादा प्रमोशन मिल गया। तो आप इस टाइप के जो बिजनेसेस हैं वहां पे जो वेरिएबल KPIs हैं जो कि लोगों को जानना चाहिए, तो वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मंथली MIS में। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज जिससे कि इन्वेस्टर इम्प्रेस हो सकता है या इन्वेस्टर को मालूम होना चाहिए आपके बिजनेसेस के बारे में, वो आपको अपनी मंथली KPI में ऐड करते जाना चाहिए। कई बार कई दूसरे अचीवमेंट भी होते हैं, आपने कोई बहुत अच्छी हायरिंग कर ली है तो आप वो बता सकते हैं इन्वेस्टर्स को कि हमने ये हायरिंग कर ली है। आप मंथली MIS में इनफैक्ट इन्वेस्टर्स से अपनी आस पूछ भी सकते हैं। जैसे हम लोग जब हमारी कंपनीज के लिए MIS भेजते हैं तो कई बार हम उसमें नीचे लिख भी देते हैं कि हमारे पास में ये प्रॉब्लम चल रही है और अगर आपका पास में कोई सॉल्यूशन हो तो आप वो बता दो। तो इस टाइप की चीजें भी आप अपनी मंथली ईमेलर में कर सकते हैं। मंथली ईमेलर के टूल्स भी आते हैं, मैं टूल्स इसलिए आपको बता रहा हूँ, जैसे मेलचिम्प या
और भी कई सारे टूल्स आते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी MIS अब कितने इन्वेस्टर्स ने पढ़ना चालू कर दिया। आप उससे ये भी फिगर आउट कर लेंगे कि क्योंकि इतने इन्वेस्टर्स मेरी MIS पढ़ रहे हैं तो शायद अब मेरी कंपनी में इंटरेस्ट ज्यादा आना चालू हो गया होगा। आप इंडस्ट्री वाइज कंपैरिजन दे सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज ऐसा कर रही हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। कई सारे वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है या आपकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या है। अगर आपकी एक्विजिशन कॉस्ट मार्केट से बेटर है तो शायद वो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है आपके लिए। तो आप ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप हर महीने बता सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जिससे कि वो एक्टिवली आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हो। कई बार ऐसा होता है कि मतलब क्योंकि हम जैसे ये वाली प्रैक्टिस लगभग पिछले 5 से 6 साल तक कर रहे हैं, तो जब हमको फंड रेज करना रहता है तब उन सब इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। तो नॉर्मली जब आप पहली बार फंड रेज करने के लिए जाएंगे तो शायद आपके साथ में मल्टीपल कॉल्स होंगे। जब आप ये वाली चीज एज अ प्रैक्टिस ही करना चालू कर देंगे, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको फंड रेज करना है या नहीं करना है, ये एक अच्छी चीज रहती है कि आप आपके सारे इन्वेस्टर्स को एक्टिवेट करके रख रहे हैं, ताकि जिस भी दिन आपको फंड की जरूरत पड़े उनको आपकी सिचुएशन मालूम है, वो फटाफट ड्यू डिलिजेंस करवाएंगे और इन्वेस्टमेंट कर देंगे। आपकी जो 6 महीने की प्रोसेस है वो शायद 1 महीने या 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर फंड रेज नहीं भी करना है तो भी मेरा पर्सनली ऐसा सजेशन रहता है कि अगर आप लार्ज स्केल बिजनेसेस में एंटर करने की इच्छा रख रहे हैं, जब आपको ये लग रहा है कि आगे जाके मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इन्वेस्टर्स को डे 1 से ही वार्म अप करना चालू कर देना चाहिए। कई बार आपको मेरे कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, बहुत अच्छे दोस्त हो गए। वो बहुत सारी ऐसी जगह भी हेल्प कर देते हैं या कनेक्ट करवा देते हैं जहाँ पे आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे जैसे बिग बास्केट के जो फाउंडर है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टर थे। हमको बहुत सारा मार्केट एक्सेस उनके कारण मिल जाता है, क्योंकि हम उनको मेल कर देते हैं और वो आगे हमको कनेक्ट कर देते हैं। और हमने उनसे इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए रेज करा क्योंकि हमारा इंटरेक्शन उनसे बहुत अच्छा हो रहा था। हमको उस टाइम शायद पैसे की जरूरत नहीं भी थी। तो अगर आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे ना, तो आप ये सब चीजें अपने आप ही आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। यूजुअली VCs ऐसे लोग रहते हैं जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी रहते हैं, उनसे बहुत कंपनीज रोज आके बात करती हैं, तो उनके कनेक्शंस आपके भी काम आ जाएंगे। इसलिए मंथली MIS आपको बहुत रेगुलरली भेजना ही चाहिए। जी, और भी कोई क्वेश्चन है क्या? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? सर एक सवाल है सौरभ भारद्वाज जी का। हाँ जी। काइंडली एक्सप्लेन अबाउट सम इम्पोर्टेंट स्कीम्स फॉर MSME अवेलेबल फॉर MSME। इसके लिए सर कल एक सेशन रखा है जिसमें डायरेक्टर MSME एंड असिस्टेंट डायरेक्टर MSME जो है वो उद्बोधन देंगे। तो सर आपकी नज़र में यदि कोई ऐसी स्कीम है जो आप एक्सप्लेन करना चाहें यहाँ पर? सर मैंने एक्चुअली कोई भी आज तक स्कीम गवर्नमेंट की ली नहीं है, इसलिए मुझको बहुत ज्यादा मैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे नहीं बता पाऊंगा। आई थिंक डेडिकेटेड सेशन ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ये डिस्कस ज्यादा अच्छे से। Ishan ji, we have got a question from the chartered accountant as well as they are trying for the VC. वो लोग हाँ, VC ट्राई कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। उनका एक प्रश्न है कि हाँ, how do we kick start for this say the stage 1, stage 2, stage 3? तो स्टेज 1 में क्या करना है, स्टेज 2 में क्या करना है, स्टेज 3 में क्या करना है, जिससे उनको VC फंडिंग मिल सके। जैसे ठीक आप है। VC फंडिंग मिल चुकी है, तो हाँ, we want to know your success story, how the other people can get the success story of yours in their pocket. ठीक है, ठीक है। मैं आपको हमारी प्रोसेस स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने जनवरी 2016 में मतलब मैं ऑलरेडी लोगों को बहुत जानता था, तो मुझको ऐसा लगता था और मुझको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वैसा मेरे साथ में हुआ नहीं। मैंने जनवरी 2016 में फंड रेज करना चालू करा, और जिन VCs को मैं जानता था मैंने उनसे बोला कि मुझको फंड रेज करना है अपने बिजनेसेस के लिए, और उन्होंने एक 2 महीने में मुझको मना कर दिया। फाइनली मार्च में आके मैंने एग्रेसिवली और लोगों से बात करना चालू करी, और उस टाइम ऐसा था कि क्योंकि सब लोगों के कनेक्शंस लिमिटेड रहते हैं, आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज को ही जानते हो, तो मैंने लिंक्डइन ओपन करा और लगभग 600-700 VCs की लिस्ट बनाई, और उन सब 600-700 लोगों से मैंने बात करना चालू करी। लगभग 200 कॉल करे होंगे 3 महीने में, 200 से 300 कॉल्स करे होंगे। मतलब मैं ऑलमोस्ट दिन के 2 से 3 कॉल ले रहा था। फाइनली एक VC को हमारा बिजनेस बहुत अच्छा लगा और उससे बोला कि मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। अब ये जो प्रोसेस है शायद सुनने में इजी लग रही होगी। चैलेंज ये है कि मेरे को बैक टू बैक जो 600-700 लोगों से मैंने बात करी थी, सबने ही रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ एक ही आदमी ने मुझको हाँ करा था।
इसीलिए मैं आपको पहले भी ये वाली चीज बोल रहा था कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगी जब आप फंड रेस कर रहे हो। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि आप 1 साल से फंड रेस कर रहे हैं, तो आप ये भी एक चीज ट्रैक रिकॉर्ड में देखना कि आपने कितनी मीटिंग्स कंप्लीट करी हैं वीसीज के साथ में। अगर आपकी मीटिंग्स का काउंट कम है, क्योंकि मुझको भी बहुत लोग बोलते हैं कि हम फंड रेस कर रहे हैं और हम फंड रेस कर नहीं पा रहे हैं। कई लोगों के साथ में चैलेंज रहता है कि वो टॉप 5 वीसीज के बाद में बात करना बंद कर देते हैं और बार बार उन्हीं से बात करते रहते हैं फंड रेस करने के लिए। आपको आपका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप दिन की 2 से 3 मीटिंग कर रहे हो, तो आई थिंक 2 से 3 वीक में आपको पूरे डिस्कशंस क्लियर हो जाएंगे कि आपके पास में क्वेश्चन क्या आने वाला है, आपको उसका जवाब क्या देना है और वीसीज क्या सुनना चाहते हैं। अगर आप ये वाली प्रोसेस बहुत फटाफट एग्रेसिवली बैक टू बैक कॉल्स करके कर लेंगे, तो आई थिंक 3 से 6 महीने में आपका फंड रेज क्लोज हो जाना चाहिए। कई बिजनेसेस ऐसे रहते हैं जो शायद फंडेबल नहीं रहते हैं, मतलब मुझको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अगर देखोगे तो वहां पे फंड यूजुअली इन्वेस्ट नहीं होता। सेम चीज एजुकेशन इंडस्ट्री में भी है कि वहां पे वीसीज इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपका सेगमेंट ही नॉन इन्वेस्टेबल है, तो उस सिनारियो में तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये कि अगर आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल है और उसका स्केल क्या अचीव हो सकता है। यूजुअली वीसी क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट है, उसका जीरो डाउन होने का चांस बहुत हाई है। मतलब 100 में से शायद 99 कंपनीज बंद हो जाती हैं जो वीसी फंड रेज करती हैं, एक ही कंपनी अच्छा करती है। तो वीसी की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि क्या ये कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू करना चालू कर पाएगी, क्या कंपनी 5000 करोड़ का रेवेन्यू करना चालू कर पाएगी। तो जब आप इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं, तब आपका 18 मंथ प्रोजेक्शन जो है वो बहुत रियलिस्टिक क्लैरिटी पे रहना चाहिए, लेकिन आपके पास में एक 5 या 10 साल का रोड मैप होना चाहिए कि मैं कैसे इस बिजनेस को 1000, 5000, 10,000 करोड़ का बनाऊंगा। क्योंकि जो आदमी आपके ऊपर रिस्क ले रहा है, अल्टीमेटली वो उस इन्वेस्टमेंट पे अगर उसने 1 रुपए लगाए तो वो 100 रुपए कमाना चाह रहा है। अगर उसको फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद भी 100 रुपए का स्कोप नहीं दिखेगा, तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो थॉट क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि मैं इन्वेस्टर्स के साथ में काम करूंगा तो मुझको बड़ा बिजनेस बनाना ही है, और आपको बड़ा बिजनेस वीसीज को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फैम पे करके एक कंपनी है, 2019 के आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं। उन लोगों ने 2019 में कंपनी चालू करी। पेटीएम जैसी कंपनी है, वो बच्चों के लिए कार्ड्स बनाते हैं बेसिकली, 18 से कम की एज वाले। उनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, उनके पास में कोई बिजनेस नहीं था। सेम हमारी भी सिचुएशन 2016 में ऐसी थी, हमारी स्टोरी अच्छी थी, हमारे पास में कोई रनिंग बिजनेस नहीं था। हम आइडिया ही पिच कर रहे थे और हमने आइडिया पे ही फंड रेज करा है। तो जब आप अर्ली स्टेज में हो, तब आपकी स्टोरी बहुत कंपेलिंग होनी चाहिए और ये लगना चाहिए कि कल से बिजनेस बड़ा होगा। बहुत सारे और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, फाउंडर्स की प्रोफाइल, या आप लोगों ने बिजनेस एग्जीक्यूशन कैसा कर रखा है, अर्ली स्टेज में प्रोडक्ट कितना डेवलप हो चुका है। थोड़ी छोटी मोटी चीजें देखेंगे, लेकिन आपकी स्टोरी बहुत कंपेलिंग होनी चाहिए कि मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ा बिजनेस होगा। जो कंपनी फैमपे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने पहला फंड रेज करा है आई थिंक 70 लाख रुपीस का, दूसरा फंड रेज करा है इन्होंने 35 CR का, और तीसरा फंड रेज करा है इन्होंने लगभग 200 करोड़ का, और ये करा है पिछले 2 साल में। सिर्फ एक ही चीज इनके पास में स्ट्रॉन्ग थी, इनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। जैसे ही इन्होंने पहला फंड रेज करा, इन्होंने सारी चीजें बंद करके अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करा, और प्रोडक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब इन्होंने वापस $35 मिलियन का फंड रेज करा है मार्केट में ग्रो करने के लिए। तो आपका एग्जीक्यूशन स्पीड भी बहुत मैटर करता है। कई सारे बिजनेसेस ऐसे भी हो चुके हैं जो कि पिछले 10 साल से चल रहे हैं और उन्होंने ग्रोथ नहीं करी। वो शायद पॉजिटिव कैश फ्लो पॉजिटिव थे, पैसे कमा रहे थे, तो वो बिजनेस सस्टेन हो रहा था और अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब उनको लग रहा है कि मुझको 7 साल 8 साल 10 साल बाद वीसी फंड रेज करना चाहिए। तो जब आपकी स्टोरी बहुत लंबी हो जाती है, तब इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि इसने 8 साल तक कुछ भी नहीं करा, तो ये आगे करेगा या नहीं करेगा। आपको उसके अराउंड भी स्टोरी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम इतने साल से ये कर रहे थे और अब हमको लगता है कि हम ग्रोथ के लिए तैयार हैं और अब हम बिजनेस बड़ा करना चाह रहे हैं। तो आपकी जो स्टोरी है वो अर्ली स्टेज में बहुत बड़ा फैक्टर रहती है। जैसे ही आपका सीड फंड हो जाता है, सीड फंड मतलब जो आप अर्ली स्टेज में रेस करते हैं, उसके बाद में आप यूजुअली सीरीज ए करते हैं। सीरीज ए में आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट, कई सारे लोगों से आपने और भी सुना होगा कि प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट बेसिकली ये है कि अगर मैं कल से मार्केटिंग करना चालू करूंगा तो ये प्रोडक्ट ग्रो होना चालू, मतलब सेल मेरी बढ़ना चालू हो जाएगी। अगर आपका ये मैच नहीं आया है, तो सीरीज ए का फंड रेज करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि सीरीज ए में इन्वेस्टर्स ज्यादा सीरियस हो जाते हैं बिजनेसेस को लेकर और उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियरली आने लग जाती है कि ये बिजनेस बड़ा होगा।
आपको अगर आप ये मेट्रिक नहीं दिखा पा रहे हैं कि आप जब मार्केटिंग करते हैं तब बिजनेस आपका सस्टेन और ग्रो करता है, तो सीरीज ए का फंड नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चालू हो जाता है, आप मार्केटिंग करके 2 या 3 महीने वो ग्रोथ शो करें कि हम मार्केटिंग करते हैं, हमारा बिजनेस ग्रो होता है, वीसीज ऑटोमेटिकली आपके बिजनेसेस में इंटरेस्टेड होना चालू हो जाएंगे। एक और बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये रहता है प्रोडक्ट मार्केट फिट का, कि जब आपकी कस्टमर एक्विजिशन चैनल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए कि आप उस कस्टमर पे कई बार पैसे ही नहीं कमाए, क्योंकि सब लोगों को पता है कि वीसी बिजनेसेस यूजुअली लॉस में चलते हैं। तो लॉस की भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है, आप अनलिमिटेड लॉस पे नहीं कर सकते कि आपने कस्टमर एक ऐसी कॉस्ट पे अक्वायर करा है जो आप कभी आगे फ्यूचर में रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। यूजुअली आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जानी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझको ध्यान आ रहा है वो ये है कि रिपीट बिजनेस आपका जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपके वीसी फंडिंग में। आपका कस्टमर जितना फास्ट रिपीट होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस मोमेंटम स्केल अप होना चालू होगा। जैसे हम फोन रोज यूज करते हैं तो हम लोगों को रिकमेंड भी कर देते हैं कि फोन खरीद लो। कोई चीज अगर हम साल में एक ही बार कर रहे हैं तो शायद हमको ध्यान भी नहीं रहती कि हमको ये चीज करनी है, और हम उसका किसी को रिकमेंडेशन भी नहीं देते। वीसीज को ऐसे बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जिनका रिपीट रेशियो बहुत हाई हो। तो अगर आपका बिजनेस इन सब पैरामीटर्स के बाहर है तो फिर आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा कंपेलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीसीज इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन पॉइंट ये है कि क्योंकि वो बिजनेसेस ज्यादा चैलेंजिंग है तो फिर वहां पे फाउंडर को अपनी कैपेबिलिटीज शो करना बहुत ज्यादा चालू करनी पड़ेगी। ये एस्पेक्ट है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? Yes, sir. We do have the another one question with you. सर इसमें बेसिक ये जैसे आपने बताया कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वी ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हम ये जो भी वीसी हमारा क्लाइंट है, या तो हम खुद वीसी लेना चाहते हैं या हमारा क्लाइंट वीसी चाहता है, उसमें जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बना करके देते हैं, तो क्या वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होने चाहिए? क्या वो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट? इन सब पे भी अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। कंप्लायंसेस हमने समझ लिया कि कंप्लायंसेस बहुत जरूरी हैं, विच वी आर डूइंग फॉर आवर क्लाइंट्स, बट व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड ऑल अदर थिंग्स, हाउ वी कैन मेक आवर स्टोरी सो फ्लोरल सो दैट कि हमें वीसी मिल जाए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कई सारी बार मैंने ऐसा देखा, और कई सारी बार मतलब पिछले हफ्ते भी शायद मुझको किसी ने बोला था कि मैंने अपने सीए को बोल दिया है वो प्रोजेक्शंस बना के भेज देंगे। आई थिंक जो क्लाइंट्स हैं आपके, ये प्राइमरी बिजनेस डिफाइन करने का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम है, ये उनके थ्रू आपके पास में आना चाहिए, ये आपके थ्रू उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस वो पिच करते हैं, आप लोग नहीं करते हो। वो पूरा पूरा रिलाई करते हैं सीएस पे, और सीए मतलब आप लोग एक बहुत फिक्स फॉर्मेट में रिपोर्ट बना देते हो जो कि फाइनेंशियली एकदम कंप्लायंट है, लेकिन वो वीसीज की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये रिपोर्ट ऐसी होगी। यूजुअली जैसे हम जो करते थे हमारे यहाँ, या अभी भी जैसे करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये कि मतलब बड़े बड़े हेड्स हैं आपके, सैलरी का खर्चा होता है, प्रोडक्ट का खर्चा होता है, अगर आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट हाई है तो मार्केटिंग आपका बहुत कॉस्ट में आ जाएगा। 5-6 हेड्स हैं जो कि यूजुअली वीसीज को जानने में इंटरेस्ट रहता है कि आपका खर्चा कैसे हो रहा है और आगे आपके प्रोजेक्शंस क्या होने वाले हैं। बेसिक प्रोजेक्शंस अगर आपका क्लाइंट आपको बना के नहीं दे रहा तो वो कभी ये रिपोर्ट प्रेजेंट भी नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे फाउंडर्स इस चीज में रह जाते हैं कि जब वीसी उनको बोलता है कि आप मेरे को फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भेजो, तो वो जो अकाउंटिंग के प्रोजेक्शंस रहते हैं वो भेज देते हैं, क्योंकि रिपोर्ट उनके सीए ने बनाई है, उन्होंने नहीं बनाई। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये रहेगा कि या वीसीज को भी आई थिंक हम लोगों ने जितना लार्जली समझा है, उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि फाउंडर्स को नंबर बहुत बाय हार्टेडली याद रहने चाहिए। वो आप लोगों के पास में आके उसमें बहुत सारे करेक्शंस करवा सकते हैं या उसको सिस्टमेटिक बनवा सकते हैं, लेकिन अगर वो खुद ये नहीं बना रहे और आप ये बना रहे हैं, क्योंकि आप रोज मल्टीपल बिजनेसेस से डील कर रहे हैं, सबकी स्टोरी अलग अलग है, सबका स्केल अलग अलग है, और सबके प्रोजेक्शंस भी बहुत अलग अलग तरीके से चलेंगे। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिक्स नहीं हो सकता। ट्राई करिए कि पहले फाउंडर वो बनाए और फिर वो आपको भेजे और फिर उन रिपोर्ट्स पे काम हो। प्रोजेक्शंस यूजुअली
सीरीज ए के बाद में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप सीड स्टेज पे फंड रेज कर रहे हैं तब एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अभी बिजनेस चालू हुआ ही नहीं है, तो जब चालू होगा तब चीजें अपने आप सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आना चालू होंगी। तो वीसीज की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ये लोग बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख जाएंगे। लेकिन जब आप सीरीज ए के लिए जा रहे हैं, जब आप साइजेबल फंड के लिए जा रहे हैं, तब वीसीज की एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपकी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक होनी चाहिए, और वहां पे सीए और फाउंडर दोनों को मिलके ही रिपोर्ट बनानी है। क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अब जब फंड रेज होगा तो कंप्लायंस या फाइनेंसेस भी सीए मैनेज करेंगे। तो यूजुअली इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि जो अच्छे सीएस हों उन्हीं के पास में हमारा इन्वेस्टेड अकाउंट हो। तो रिपोर्ट क्रिटिकल तो रहती है, लेकिन फाउंडर का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें 100% रिक्वायरमेंट है। वो सिर्फ वन साइडेड सीएस की रिपोर्ट नहीं चलेगी। अगर आपके क्लाइंट आपको बोलते भी है कि आप रिपोर्ट बना के भेज दें, तो मैं यूजुअली ये प्रेफर करूंगा कि आप पहले उनको बोलें कि पहले वो अपनी बेसिक वर्किंग करके दें, और उसके बाद ही आप उस रिपोर्ट को वहां से टेकअप करना चालू करें। क्योंकि शायद उसके बाद में आपको भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग है, वो ज्यादा आना चालू हो जाएगी। तो रिपोर्ट की ये रिक्वायरमेंट है। एक चीज मैंने और सुनी है आजकल कि कई सारे लोग ऐसा करना, वैल्यूएशन, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कई सारे लोग वैल्यूएशंस भी अपने आप ही निकालना चालू कर देते हैं, और वैल्यूएशन की अकाउंटिंग में बहुत अलग डेफिनेशन है और वीसीज में बहुत अलग डेफिनेशन है। वीसीज में यूजुअली ऐसा होता है कि मैंने और वीसी ने बैठ के टेबल पर डिसाइड करा कि मेरी कंपनी की ये वैल्यू है, वर्सेस की अकाउंटिंग में उसके प्रॉपर फॉर्मूलेज और मेथड्स हैं। कई सारे फाउंडर्स ये करते हैं कि वो अपनी वैल्यूएशन पहले ही करवाना चाहते हैं, या वो पहले ही अपने सीएस के साथ में वर्कआउट करना चाहते हैं कि हम ये वैल्यूएशन चाह रहे हैं और इसको हम किसी तरीके से बना लें। ये बहुत ही वन ऑन वन नेगोशिएशन है जो आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ में करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब इन्वेस्टर पैसा लेके टेबल पे बैठा होगा, तब वो जो नेगोशिएशन करेगा उनका इन सब रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो अर्ली स्टेज में आप प्रेफर करें कि वैल्यूएशन जो है वो आपके क्लाइंट्स और वीसीज के बीच में ही रहे, वो बहुत ज्यादा अकाउंटिंग टर्म में ना घुसे, क्योंकि उनका अल्टीमेटली कोई आउटपुट नहीं आने वाला। और एज मच एज वी अंडरस्टैंड कि जब वैल्यूएशन वहां पर डिसाइड हो जाएगा तो उसके प्रोजेक्शंस और बाकी चीजें उसके अराउंड बन सकती है। तो फोकस ये करें कि इन सब को बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं करें, सिर्फ जो प्रोजेक्शंस हैं, मतलब यूजुअली वीसीज की एक्सपेक्टेशन रहती है कि 18 मंथ प्रोजेक्शंस मिनिमम होना ही चाहिए। 18 मंथ से ज्यादा के भी अगर आप प्रोजेक्शन दे रहे हैं तो फिर आप ये मेक श्योर करें कि उनका सारा जस्टिफिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। कई सारे फाउंडर्स 5-5 साल के प्रोजेक्शन देते हैं, जो कि उनको खुद को भी भरोसा नहीं है कि वो अगले साल सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ऐसी रिपोर्ट्स ना बनाएं जो, और कई सारे फाउंडर्स भी शायद आप लोगों के पास में आते होंगे जो बोलते होंगे कि हमको 5 इयर्स का प्रोजेक्शन भेज दीजिए। जो भी अच्छे वीसीज हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल 5 ईयर प्रोजेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ 18 मंथ प्रोजेक्शन में इंटरेस्टेड है। क्योंकि 18 मंथ में उनको ये क्लैरिटी कि हमने आज इनको इतना पैसा दिया है, कल से एग्जीक्यूशन चालू होगा और 18 मंथ का ये रिजल्ट है। फाउंडर को अगर इतनी क्लैरिटी है तो वो 5 स्टोरी अपनी आगे बना लेगा, अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब भी हमारे पास कोई हमारा क्लाइंट आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, तो हमारे पास प्लेन वेनिला फ्लेवर है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, जिसमें हम सीए में डेटा बनाते हैं एंड इट गोस फॉर 5 years to 7 years। पर चूंकि आपने उसको एरेडिकेट ही कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है कि 5 years की प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाना, इट इज फॉर 18 months ओनली। whether this 18 month will suffice the growth of that particular VC? So VC businesses usually high ग्रोथ वाले फेसेस हैं जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बिजनेस एकदम से स्केल होना चालू होने वाला है। अगर लेट्स से मैंने अगर 1 ईयर लेट्स से वीसी फंड में रेस करा और मेरा 18 मंथ का प्रोजेक्शन फेल हो गया, तो मेरा सेकंड मंथ का प्रोजेक्शन वैसे भी फेल्ड है। और वीसीज को मालूम है कि ये मूनशॉट वाली सिचुएशन है, ये कंपनी या तो 18 महीने में हो सकता है क्लोज डाउन हो जाए या बहुत बड़ी हो जाए, ये प्रोजेक्शन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और फाउंडर जब ये प्रोजेक्शन वीसीज को देता है तब उसको खुद में भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगले साल क्या होने वाला है। 99% वीसीज ये बोलते हैं कि आप हमको 18 मंथ का सॉलिड प्रोजेक्शन दो, जिसपे आपको विश्वास हो कि कल आपके पास में पैसे आ गए तो आप XYZ चीजें एग्जीक्यूट करना चालू करोगे और ये आपका आउटपुट आएगा। वर्सेस की जब आप 3 साल 5 साल 8 साल के प्रोजेक्शंस करते हैं, वो शायद बैंकिंग में जब आप बैंक से फंड रेज करते हैं तब सिचुएशंस बहुत अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पैसा अलग तरीके से इन्वेस्टेड है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है इतनी बड़ी रिपोर्ट्स की। मार्केट भी चेंज हो जाएगा, हमको भी मालूम है कि अभी चीजें बहुत फास्ट मूविंग पे चल रही है,
तो VCs नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप 2-2, 5-5, 10-10 साल के प्रोजेक्शंस बनाएं, उनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सर एक सीए प्राची जैन मैडम उन्होंने प्रश्न पूछा है सर। मैं पूरा क्वेश्चन बहुत लंबा है इसलिए उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है, मैं उसको उसका जिस्ट आपको बताता हूँ। वो ये चाहती हैं कि उनके पास जो क्लाइंट आते हैं दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यूएशन एंड द इक्विटी पार्टिसिपेशन। वो ये पूछना चाह रही हैं कि कितना इक्विटी हम दें, क्या वैल्यूएशन रखें, बिकॉज देयर क्लाइंट इज नॉट एबल टू वैल्यू दैट। वो वैल्यूएशन चाहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना, और वहां पर कितना इक्विटी देना चाहिए, कितने रुपए में, वो कैसे डिसाइड किया जाता है? वो वैल्यूएशन रिपोर्ट के अगेंस्ट में कैश पे करने की बजाय इक्विटी देना चाह रहे हैं। yes, मैं वीसी जो है वो चाहते हैं कि कितना इक्विटी उनको मिल जाए। वीसी चाहता है उसे 80% इक्विटी मिल जाए, 70% मिल जाए, 50% मिल जाए, और जो प्रमोटर चाहता है कि वो मेजोरिटी इक्विटी अपने पास रखे, क्योंकि हो सकता है डाउन द लाइन 5 इयर्स 4 इयर्स बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाए, कुछ 100 करोड़ में उसकी वैल्यूएशन हो जाए, और वो मान लीजिए अपना 80% 70% इक्विटी छोड़ देता है। तो उस केस में हम कैसे सजेस्ट करेंगे, कैसे बताएं कि वीसी लेने कितना इक्विटी देकर कितना वीसी लेना चाहिए? तो बिकॉज आप लोग सीए हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी रहती है कि इस कंपनी की प्रैक्टिकली क्या वैल्यू है ना। और अगर मतलब आप लोग बहुत प्रैक्टिकली ही जानते हो कि ये कंपनी कल अगर बाजार में जाएगी तो इसको इतने पैसे ही मिल पाएंगे। तो आपको बेस लाइन अंडरस्टैंडिंग तो है ही कि अगर रेवेन्यू 25 लाख रुपए का है तो आप उसको 50 करोड़ की कंपनी तो बना ही नहीं सकते हो, आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो, आपको कोई पैसे देगा ही नहीं। दूसरी चीज ये कि जो प्रमोटर है उसकी भी एक सिचुएशन होगी कि उसकी पैसे की नीड क्या है। अगर उसकी नीड बहुत हैवी है तो आई थिंक अंडर सेलिंग करना कोई बहुत खराब चीज नहीं है। मतलब मुझको नहीं पता आप लोगों ने पेटीएम की स्टोरी सुनी है नहीं सुनी, लेकिन पेटीएम के जो फाउंडर है उन्होंने 70% कंपनी आई थिंक 30 लाख रुपीज में दे दी थी, और बाद में कंपनी इतनी बड़ी हो गई क्योंकि उस दिन नीड थी तो उन्होंने पैसा ले लिया और ज्यादा इक्विटी दे दी। सिचुएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप नेगोशिएशन के किस साइड पे बैठे हो। अगर कैश फ्लो बहुत हैवी है, पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही है तो शायद आप बहुत एक्सट्रीम नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हो। अदरवाइज यूजुअली वीसीज का जो फॉर्मेट रहता है वो ऐसा रहता है कि उनको 25% स्टेक चाहिए। अब अगर आप 1 करोड़ रुपए रेस कर रहे हो तो भी उनको 25% चाहिए, अगर आप 10 करोड़ रुपए रेस कर रहे हो तो भी वो यूजुअली 25% की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। सारे बिजनेसेस अलग फंड रिक्वायरमेंट है, तो अगर उस टाइम फंड रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी है कि आपको 1 CR ही चाहिए तो आई थिंक मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आप 20 से 25% तो देंगे ही देंगे। वैल्यूएशन आप अपने हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते, वीसी भी एक पर्सपेक्टिव लेके आएगा कि क्योंकि आपका रेवेन्यू इतना चल रहा है तो मैं इतना ही पैसा दूंगा आपको। राइट सर, एनीवन एल्स हैज द क्वेश्चन देन यू कैन आस्क हियर, बिकॉज मेरे पास जो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए हैं। एनीवन एल्स वांट टू आस्क द क्वेश्चंस? और एल्स अंकुश जी यू कैन प्रोसीड। सर रामनानी जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, व्हाट्स द करंट स्कोप ऑफ वीसी फंडिंग फॉर सर्विस सेक्टर एमएसएमईज, व्हाट आर द अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स फॉर अप्रोचिंग वीसी? सर दो क्वेश्चन है इनके, एक तो स्कोप क्या है एमएसएमई सर्विस सेक्टर के लिए पूछना चाहते हैं। सो सर्विस सेक्टर, दूसरा ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अवेलेबल है। सो प्लेटफॉर्म्स, मैं पहले प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म बहुत इजी है। मुंबई एंजल्स है, इंडियन एंजल नेटवर्क है, लेट्स वेंचर है, एंजल लिस्ट ने इंडिया फंड बना दिया है। तो अगर आप सर्च करेंगे फंड ऑफ फंड्स करके तो आपको बहुत सारे फंड्स मिल जाएंगे, या बहुत सारे एंजल्स फंड्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं आज की तारीख में, जहां पे आपको इजी अप्रोचेबल है और उनके फॉर्मेट भी बहुत स्टैंडर्ड है, तो आपको बहुत ज्यादा निगोशिएट नहीं करना पड़ेगा। लेट्स अगर आप इंडियन एंजल नेटवर्क के पास में जाते हैं तो उनका बहुत ही फिक्स फॉर्मेट है, हमको इतने % इक्विटी चाहिए, हम इतना फंड रेज करके देंगे, हम आपको इन्वेस्टर्स के सामने ले आएंगे, इन्वेस्टर्स आपको अमाउंट बता देंगे कौन कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो 3 से 4 महीने में आपको पूरा फंड क्लोज कर देंगे। सेम चीज लेट्स वेंचर या जो दूसरे प्लेटफॉर्म से एंजल लिस्ट, इन पे भी ऐसी ही हो रही है। लीगली थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होगा, अदरवाइज लार्जली ये सब सेम है। तो अगर आप इस टाइप के एंजल फंड्स में इंटरेस्टेड है तो एंजल फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा जो बड़े वीसीज है वहां पे आपको डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा, वहां पे आपको कोई बेसलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे योर स्टोरी लॉकडाउन के एटलीस्ट पहले बहुत सारे इवेंट्स करवाता था। एक अनप्लग्ड करके इवेंट होता है स्टार्टअप्स का, वो 10 कंपनी सिलेक्ट करते हैं जो कि वो वीसीज के सामने
प्रेजेंट करते हैं, तो आप वहां पे बात कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे कि वीसी एक्सपोजर आ रहा है, तो आप वो इवेंट्स में जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आपको दो चीजें हो जाएंगी, एक तो आपको बिजनेस का प्रमोशन भी हो जाएगा और दूसरा ये कि फंड्स के सामने भी आप आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि सर्विस सेक्टर में फंड रेजिंग का अभी क्या स्कोप चल रहा है। सो सर्विस सेक्टर इन जनरल थोड़ा सा टफ रहता है फंड रेज करने के लिए, क्योंकि सर्विसेज में सुपर एक्सप्लोजन नहीं होता। अगर जैसे मैं कॉल सेंटर का बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो कॉल सेंटर के बिजनेस में मुझको लोग बढ़ाने पड़ेंगे और लोग मैं ओवरनाइट नहीं बढ़ा सकता। तो क्योंकि मैं ओवरनाइट उसको ग्रो नहीं कर सकता बिजनेसेस को, तो वीसीज उसमें यूजुअली इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसे बिजनेसेस जो कि सर्विस सेक्टर में है लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो आप ऐसी कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जैसे मैन पावर में एडेको, या जैसे आपने क्वेस्ट का नाम सुना होगा, क्वेस्ट बहुत एग्रेसिवली मैन पावर बिजनेसेस में या जो सर्विस सेक्टर बिजनेसेस हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। तो आप ऐसी कंपनीज ढूंढ लीजिए जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड रहती है। जैसे महिंद्रा बहुत सारे ऑटोमोटिव सर्विस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आप इस टाइप के स्ट्रेटेजिक फंड्स को अप्रोच कर सकते हैं जो कि आपको बिजनेस भी बढ़ाएंगे और आपको फंड भी कर देंगे। ईशान जी, इसमें थोड़ा सा एक और आप एनालाइज कीजिए इसको, कि मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि यंग हैं और वो चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप करें और वो वीसी फंड लेकर के आए। तो अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जैसे जीएसटी फाइलिंग, इसके बहुत सारे पोर्टल्स हैं। इस तरह के पोर्टल्स जो हैं उनमें वो सर्विस सेक्टर में आते हैं, तो उसमें किस तरह से और कौन से वीसी इंटरेस्ट लेंगे? कैन यू नेम दोज एंजल फंड्स आल्सो? सो आई थिंक सभी लोग अगर आप इस तरह का पोर्टल बनाना चाहते हैं तो, बिकॉज ये बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है, मतलब अकाउंटिंग इज नॉट अ न्यू बिजनेस, और आई थिंक मार्केट लेवल पे भी काफी सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि आप लोग फ्रंट लाइन मार्केटिंग आई थिंक नहीं कर पाते हैं एज अ सीए। आप प्रमोशन चीजें लिमिटेड है। तो आई थिंक वकील सर्च एक कंपनी थी जिसने इस सेगमेंट में थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम करा है। सारे ही लोग इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। पॉइंट ये है कि आप स्केल कैसे ले आएंगे उस बिजनेस में, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसको कितना ज्यादा प्रोडक्टाइज कर सकते हैं। अकाउंटिंग यूजुअली ऐसा काम है जो वन ऑन वन बिजनेस पे ही चलता है। आप 5 कंपनियों का बिजनेस एक साथ ऑटोमेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसको वन ऑन वन ही रखना पड़ेगा। तो स्केल बहुत एग्रेसिवली आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बहुत सारे अकाउंट्स एक साथ अक्वायर कर पा रहे हैं। कई सारे लोग जिन्होंने ये वाला बिजनेस ट्राई करा, अभी मेरा एक पुराना फ्रेंड भी था जिसने इस टाइप का बिजनेस ट्राई करा था, बट उसने भी वकील सर्च को ही एंडेड अप सेलिंग, प्राइमरीली बिकॉज कि वो स्केल अचीव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि स्केल अचीव नहीं कर पाते हैं तो वीसीज इंटरेस्टेड नहीं रहते इससे। आपको मोमेंटम बहुत हॉट दिखाना पड़ेगा कि हम रातों रात अकाउंट्स अक्वायर कर पा रहे हैं। जैसे आई थिंक जोहो ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था टैली को, लेकिन जोहो भी सर्विस सेगमेंट में नहीं आ पाया। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास में अकाउंट्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही वन ऑन वन चीजें, और आई थिंक सीए बहुत ही ट्रस्टेबल, मतलब मैं मेरे सीए पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, उनको मेरी सारी फाइनेंशियल सिचुएशन पता है, तो आई थिंक वो बहुत वन ऑन वन है। उसमें अकाउंट क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप दूसरों के अकाउंट अक्वायर करके ले। Right, sir. We have a question from Rameshwar Yadav ji. What is the fund charge for this service? फंड रेज करने के लिए सर इतना ही क्वेश्चन पूछा है, मैं भी थोड़ा एलाबोरेट करने में। तो फंड रेज फंड रेज कर, अगर आपको फंड रेज करना है और अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू जा रहे हैं या आप किसी का फंड रेज अरेंज कर पा रहे हैं, तो यूजुअली 1 to 3% के बीच में चलता है। जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है वो 2% स्टैंडर्ड, जैसे जेपी मॉर्गन या इस टाइप के जो लोग हैं सब 2% स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। फंड का अगर साइज छोटा हो जाता है तो लोग परसेंटेज बढ़ा देते हैं। जैसे अगर 160 रेज कर रहे हैं तो हो सकता है आप 3% भी चार्ज कर लें, लेकिन अगर फंड बड़ा है 10 CR 20 CR 30 CR का, तो यूजुअली 1 to 2% के ब्रैकेट में ही चलता है। राइट सर। दूसरा सर, सीए प्रियंका साडा जी क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। It is generally said that the equity funding is always costlier than taking bank financing in long run. What is your view on the same, and what are the key decision factors to go for equity or debt funding? तो डिपेंड्स ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज। लेट्स से जैसे मैं आपको अभी हमारी नीरा में करंट सिचुएशन बताता हूँ, हम बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि हम लोन प्रोवाइड करते हैं तो हम डेट रेज करते हैं और
ही दे देते हैं और कोई डेट रिकवर करके डेट रीपे कर देते हैं, तो वो अरेंजमेंट जो है वो डेट में चल जाता है। लेकिन जब हमको सैलरीज पे करनी है या मार्केटिंग या ब्रांड बिल्ड करना है, वहां पे हम इक्विटी प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास में कल उस चीज का रिटर्न या आरओआई नहीं आने वाला। वो आरओआई जो है वो 5 ईयर 10 ईयर डाउन द लाइन है। एज मच एज सारे लोग ये बोलते हैं कि लॉन्गर रन में बैंक आपको पैसा जो आपने डेट पे ले रखा है वो सस्ता पड़ेगा, पॉइंट ये है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तब आप 1 CR की कैश लिक्विडिटी लाओगे कहाँ से? आप अपना घर गिरवी रखोगे और फिर अच्छे बैंक्स आपको देंगे ही, पहली चीज तो अच्छे बैंक आपको पैसा देंगे ही नहीं। आप घर रख भी देंगे, आप प्रॉपर्टी रख भी देंगे, तो भी उनको कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेसेस में ही इंटरेस्ट रहता है। अभी की सिचुएशन लॉकडाउन के बाद में और ऐसी हो चुकी है कि बैंक्स आर रिलक्टेंट टू गिविंग मनी टू पीपल हु आर नॉट मेकिंग मनी। तो आपको पहले चैलेंज वहीं पे आ जाएगा कि आप नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, आपने एसेट रख भी दिया तो उसमें भी लिमिटेशन है, आप उसको कितना एक्सटेंड कर पाओगे। अगर आपकी पैसे की नीड आज की है तो आप उसको 10 साल बाद से कंपेयर नहीं कर सकते कि मेरे को 10 साल बाद वो महंगा पड़ गया। अगर आपकी नीड आज पूरी हो रही है और आप बिजनेस ग्रो कर पा रहे हैं तो आई थिंक बहुत ही सिंपल डिसीजन है, मुझको आज पैसे चाहिए थे, मुझको आज पैसा मिल जाए और मेरी लाइबिलिटी उस पैसे की 0 है। अगर बैंक सस्ता भी पड़ता होगा तो एटलीस्ट अगर 5% 10% भी चांस है कि आप बिजनेस में लेट्स से बिजनेस वाइंड ऑफ हो जाता, अगर आपके साथ में चांसेस चल रहे हैं, तो आप ना सिर्फ बिजनेस से जाएंगे, आप बिजनेस के साथ साथ अपने घर से भी जाएंगे, या जो आपने प्रॉपर्टी रख रखी है आप वो भी लूज आउट कर देंगे। वर्सेस वीसीज में ऐसा नहीं होता। वीसीज आपके साथ में सेम लेवल की रिस्क लेते हैं और क्योंकि वो रिस्क लेते हैं इसलिए वो चार्ज ज्यादा करते हैं उस चीज का। तो लॉन्गर रन शॉर्ट रन दोनों ही सिनारियों में वीसी, और अगर आपको अल्टरनेट डेट मिलता है, जैसे अब इंडिया में डेट फंडिंग बहुत इजी होने लग गई है और आपको लगता है कि आपका बिजनेस ऑलरेडी कैश फ्लो पॉजिटिव है, आप डेट रेज करके काम चला सकते हैं, तो थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट पे डेट ले लेना चाहिए। आई थिंक रनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के लिए डेट फंडिंग अच्छी है, लेकिन जो प्योर प्ले अर्ली स्टेज पे है उनको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंडिंग पे ही जाना चाहिए, उनको डेट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। Any further question anyone wants to ask? सर वो रामेश्वर जी का वही है कि व्हाट इज द कॉस्ट फॉर फंड रेजिंग, चार्जेस क्या है फंड रेज करने के लिए? तो हाँ, 1 to 3% चलता है। अगर फंड छोटा हो जाएगा आपका रेज करने का, लेट्स से आप 50 लाख रुपीस या 1 CR रेज, तो शायद ये परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज मार्केट स्टैंडर्ड इज अबाउट 2% 3% के अराउंड। राइट सर।